हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट भी मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए कृपया वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4% होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 4.4% होता है CO2 का जो अपन छोड़ते हैं, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड बात और याद रखनी है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम, ठीक है। जब सांस को लेते हैं तो 21% तो ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% CO2 लेते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखनी, जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन को हम छोड़ते हैं, ठीक है, और 4.4% CO2 को हम छोड़ते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 4.4%। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेकंड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु मतलब वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस जनित रोग है ये पूछा गया क्वेश्चन में? तो चिकन पॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि है विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। विषाणु जनित रोग में पोलियो आता है, HIV आता है, एड्स आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, ठीक है। ये सब विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। एक बार और देखिएगा, विषाणु जनित रोग में पोलियो आता है, HIV आता है, एड्स आता है और इन्फ्लुएंजा आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये होगी विषाणु जनित रोग की। एक है जीवाणु जनित रोग, एक होते विषाणु, एक होते जीवाणु। जीवाणु जनित रोग में एक हैजा आता है, प्लेग आता है, टाइफाइड आता है और डिप्थीरिया आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग में गंजापन, ठीक है, गंजापन। और एक इम्पोर्टेंट आप बता दूं मैं, ठीक है, एक कवक जनित रोग में एक आता है दाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा आपके, आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा जब मैं पूछूंगा आपसे कवक जनित रोग कौन सा है, तो दाद है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए कृपया इनको जरूर देखिएगा आप, ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं विषाणु जनित रोग भी आ गए, इसमें जीवाणु जनित रोग भी आ गए और कवक जनित रोग भी आ गए, ठीक है। इसमें एक दाद ऐड कर लेना आप, ठीक है, दाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आज का है, और अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो SSC CPO 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो एशियाई हाथी आएगा, ऑप्शन नंबर सी, एशियाई हाथी, ठीक है, एशियाई हाथी संकटग्रस्त है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया था आपको कवक जनित रोग, जिसमें एक तो था अपने दाद, ठीक है, ये रहे नीचे, देखिए बता दूं मैं आपको, एक गंजापन, ठीक है, एक कवक जनित रोग में तो गंजापन और एक दाद। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं। तपेदिक, दाद, हैजा, कोविड। तो आपको बता रखा है मैंने, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दाद। और ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, दाद इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी हमारे पूछा जा चुका है SSC CGL 2023 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, इसलिए इसको एक बार ध्यानपूर्वक आपको वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। अपना 5वां नंबर का क्वेश्चन ये है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? जो हाइड्रा जंतु जगत है वो किस संघ का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा जंतु जगत के मतलब किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंटोरा का उदाहरण है, ठीक है, सिलेंटोरा का, ये सिलेंट्रेटा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सिलेंट्रेटा, ठीक है, याद रखना है आपको। सिलेंट्रेटा एक संघ का नाम है जिससे हाइड्रा जंतु जगत संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देखना है।
ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान सबको याद है 7.4 होता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें नीचे दे रखी है मैंने आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नीचे दे रखी है मैंने। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक है। अब ये नीचे पॉइंट पढ़ते हैं हम, ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट से बहुत, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 से लेके 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है। ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 0 से लेके जो 7 तक के होते हैं मान, वो होते हैं अपने अम्लीय प्रकार के, ठीक है। और 7 से जो 14 होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकार के। तो 7 से ऊपर आ रहा है तो 7.35 के और 7.45 के बीच में होता है रक्त का पीएच। तो ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये याद रखना है। जो सेकंड पॉइंट है वो है रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, वो सब हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको कृपया देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए एग्ज़ाम देखिए आप, सीडीएस में भी आ चुका है और यूपी पुलिस में भी आ चुका है। सेवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, एक है, क्या है? सेवा वायरस क्या है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेवा वायरस। तो सेवा वायरस एक मालवेयर है, ठीक है। मालवेयर है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सेवा वायरस का संबंध मालवेयर से है, ठीक है। तो सेवा वायरस एक मालवेयर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो नीचे देखिए आप। अब ये मालवेयर भी समझ में आ जाएगा क्या है मालवेयर, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो ये पढ़ लिया अपन ने, सेवा वायरस एक प्रकार का मालवेयर है, ठीक है, जो कि पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए ग्राहकों को टारगेट करता है, ठीक है। तो याद रखना आपको, सेवा जो वायरस है, सेवा वायरस एक मालवेयर है जो कि डेटा चोरी करने के लिए ग्राहकों को टारगेट करता है, ठीक है। एक मंकी पॉक्स है जो हमने ऑप्शन में दे रखा है, एक मंकी वायरस का प्रकार क्या है, तो वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण में ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार, थकान आदि लक्षण सामान्य है, ठीक है। ये लक्षण दिखाई देते हैं मंकी पॉक्स वायरस में, ठीक है। और अगला पॉइंट आज का ये है, अगला पॉइंट देखिए आप। अगला पॉइंट है कि हाल ही में जो आपके एक लंपी बीमारी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मवेशी में पाए जाने वाला वायरस, देखिए आप एक बार देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। पहला हमने क्लियर कर दिया मंकी वायरस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मालवेयर हमने क्लियर कर दिया है। अब मवेशी में पाए जाने वायरस के बारे में देखते हैं अपन क्या है, ठीक है। ठीक है, ये रहा मंकी पॉक्स वायरस के में हमने क्लियर कर दिया है आपको, ठीक है। हाल ही में मवेशियों में लंपी नामक बीमारी की पुष्टि की गई है। जो लंपी नामक बीमारी वो मवेशियों से संबंधित है, आपको ये याद रखना है, जिसमें जानवरों के शरीर में सूजन आ जाती है, ठीक है, शरीर में गांठ बन जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये लक्षण पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लंपी नामक बीमारी का संबंध किससे है, तो वो मवेशियों से है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सारे तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको कृपया एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आज का अगले क्वेश्चन पे। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है, तो गुलाबी सिर वाली बतख, ठीक है, ये याद रखना, गुलाबी सिर वाली बतख जो कि लुप्त प्रजाति है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लुप्त प्रजाति वाली जो बतख है, गुलाबी सिर वाली बतख, ये कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आया होगा आपके मन में भी कि गुलाबी सिर वाली बतख आखिर पाई कहाँ जाती थी, मतलब अभी तो है ही नहीं है, अभी तो विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो पहले कहाँ पाई जाती है, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िए। देखिए गुलाबी सिर वाली बतख एक विलुप्त प्रजाति है, यह पहले गंगा के मैदानी क्षेत्र, मतलब जो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पे, और बांग्लादेश और म्यांमार के दलदली इलाकों में पाई जाती थी, ठीक है। अभी तो ये नहीं पाई जाती क्योंकि अभी विलुप्त हो चुकी है। तो कहाँ पाई जाती थी? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, और बांग्लादेश और म्यांमार के दलदली इलाकों में पाई जाती थी, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे सामने, और जो कि 2 पेपर में पूछा जा चुका है। ये एसएससी सीजीएल में भी, सॉरी एसएससी सीएचएसएल, ये रहा सीएचएसएल और एमटीएस, दोनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेज, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा इसका, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज तोड़ने में मदद करता है वसा को। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो है। ठीक है, वो पढ़ना जरूरी है अपन, ये देखिए। ठीक है, लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं और छोटी आंत में स्रावित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और छोटी आंत में स्रावित होता है और वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होता है? तो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और छोटे आंत में स्रावित होता है, वसा को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आने वाला है हमारे साथ। सॉरी, 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यह है कि एमाइलेज नामक एंजाइम, जो एमाइलेज नामक एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 3 है, ये ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। लाइपेज के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, लाइपेज क्या होता है? लाइपेज एंजाइम ये अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है, ये बता दिया है मैंने, लाइपेज के बारे में पढ़ लिया आपने। अब ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ेंगे, एक एमाइलेज के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिप्सिन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत नीचे देखिए आप, एमाइलेज। ठीक है, एक एमाइलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में तोड़ता है, ये याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रिप्सिन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है आपको। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और ये प्रोटीन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वहाँ पर आएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, 3 पॉइंट बताएं, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, कॉर्निया के पीछे जो कॉर्निया होती है अपनी, उसके पीछे एक गहरे रंग की क्या होती है? पेशी संरचना होती है। उसे पूछा है भाई क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे आइरिस कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एसएससी में आने के पूरे चांस है इसके क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और अगले क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन भी देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आपके लिए लेके आया हूँ मैं। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, WHO संस्थान है, उसके मतलब ये पूछा गया कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स, BMI का फुल फॉर्म ध्यान रखना, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत, मतलब क्या बोल सकते हैं? अंधे बोल सकते हैं व्यक्ति को, या फिर स्वस्थ बोल सकते हैं, या फिर सामान्य से कम वजन बोल सकते हैं, या फिर मानसिक रूप से अयोग्य बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य से कम वजन इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको 2 चीज़ें समझनी है यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैं बताता हूँ आपको BMI क्या होता है। ठीक है, BMI क्या होता है, तो थोड़ा नीचे देखिएगा BMI के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ BMI क्या होता है। ठीक है, शरीर के वजन को, जो अपना बॉडी का जो वेट होता है, तो शरीर के वजन को ऊंचाई के अनुपात के आधार पर निर्धारित करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहना मतलब वेट, जो अपने बॉडी का वेट है और जो अपनी हाइट है, ठीक है, इसी को बोलते हैं BMI। जो इसका अनुपात होता है उसको बोलते हैं BMI। यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है, जो कि मैंने बताया था 18.5 से कम है, तो ये माना जाता है कि उसका वजन असामान्य है, मतलब जो उसके एज है उसके अकॉर्डिंग वजन उसका असामान्य है। ठीक है, ये याद रखना है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है इसमें, जो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सामान्य शरीर का जो BMI होता है, जो BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया कि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो क्या होता है, तो सामान्य से कम वजन है। लेकिन आपको बता देता हूँ मैं, यदि एक सामान्य शरीर का BMI
24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होना चाहिए, ये याद रखना। 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होना चाहिए एक शरीर का BMI। BMI समझ में आ गया है आपको? BMI क्या होता है देख लीजिए एक बार और। BMI मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, तो उसको सही से देख लीजिए। जब शरीर के वजन को ऊंचाई, जैसे शरीर का वजन यानी कि वेट, ठीक है, शरीर के वजन को ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट, जो इंसान की हाइट होती है उसका अनुपात क्या होता है, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, स्टेट एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बॉडी मास इंडेक्स होती है, ठीक है। तो इसका अनुपात को बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। आपको पता लग चुका है कितने से कितने बीच में होना चाहिए, 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये CDS में भी आ चुका है और CGL में भी आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप हल्के में नहीं मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। आज हमने बायोलॉजी के पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, तो आज का पार्ट फर्स्ट था ये, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले पॉलिटी, ठीक है, इससे पहले हमने किस किस के पार्ट बना दिए हैं, पॉलिटी के पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री की भी बना दी है, ठीक है। स्टैटिक्स GK भी बना दिया है, ठीक है, स्टैटिक्स GK भी बना दिया है। और ज्योग्राफी के भी आ चुका है पार्ट, तो कृपया आप उसको भी वॉच करिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आपकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है बस, धन्यवाद, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।